डियर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। माय डियर, देखो हमने जो लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, काइनेमेटिक था बच्चे। काइनेमेटिक का मतलब क्या है, क्या बताता है? बेसिकली बताता है इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे रेस्ट एंड मोशन बेसिकली क्या है, इफेक्ट ऑफ मोशन। बट डियर, हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का कॉज पढ़ेंगे। हमारा बेसिकली अब हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। इन दिस चैप्टर हमारा टारगेट रहेगा कि उसके कॉजेस को स्टडी करना, रेस्ट कैसे हुआ, मोशन कैसे हुआ। तो इसके लिए अब एक बात समझते हैं। जैसे कोई बॉडी आप मान के चलो रुकी हुई है और उसका मास है बच्चे m। हमने अगर किसी बॉडी पे क्या लगाया बच्चे, कुछ फोर्स अप्लाई किया, मतलब हमने क्या किया, उसको आप क्या बोलते हो, उसको पुश करते हो। क्या करते हो बेटा? पुश कर दिया। अब पुश करने से इसकी स्टेट क्या हो गई बेटे, चेंज हो गई, सर्टन वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब आपने किसी बॉडी को जो रेस्ट में थी उसको पुश किया, तो पुश करने से बच्चे वो किस स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बेसिकली फोर्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंसी है बच्चों, अगर पुश या पुल के फॉर्म में, जिससे किसी भी चीज क्या होगी बेटा, बॉडी की स्टेट में क्या आएगा, चेंज आएगा। या तो रेस्ट में आएगा या मोशन में आएगा या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। या तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए, मतलब स्लो चल रही है तो फास्ट चलना शुरू कर दे, या वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाए, या कोई इसकी आप शेप में क्या कर दो, चेंज कर दो। तो इससे आप फोर्स के इफेक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। तो बेसिकली हम बताएंगे कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा इसका क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी एक सर्टेन डायरेक्शन भी होगी। और ध्यान से समझना बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करेगी। नाउ माय डियर, अब हम इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। बेटा बच्चे समझो, इनर्शिया का मतलब क्या है बेटा। इनर्शिया किसी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बेटा। कैसी प्रॉपर्टी है? किसी भी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन नॉट, कोई भी बॉडी जो है अपनी चेंज स्टेट नहीं करना चाहती स्टेट, क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में तो स्ट्रेट लाइन में रहेगी, अपने आप चेंज स्टेट नहीं करेगी। जैसे इसको जिद बोलते हैं, एक तरह का रेजिस्टेंस ऑफ चेंज भी बोलते हैं, मतलब चेंज ना हो करना, कुछ भी ना करना चेंज। जैसे कि कोई बच्चा जिद्दी है, जैसे मैंने कहा बॉडी रुकी हुई है, जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने कह दिया रखा हुआ है, कोई बॉडी अपने आप चेंज नहीं करेगी स्टेट। कब तक नहीं करेगी? जब तक आप उस पर कोई फोर्स ना लगाओ। तो अपने स्टेट में रहना, तो अपने आप स्टेट चेंज ना करना, ये क्या कहलाता है बेटा? इनर्शिया कहलाता है। अब देखो, इनर्शिया के डिफरेंट काइंड्स होते हैं। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है किसी बॉडी की टेंडेंसी अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट में रहने की, रिमेन्स इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया। जैसे एग्जांपल मान के चले बच्चे, जैसे एक पर्सन है खड़ा हुआ है किसके अंदर, बस के अंदर, ओके, एकदम से आगे के पीछे की तरफ बैकवर्ड आ जाता है। कब आता है बेटा? जब बस क्या हो, सडनली स्टार्ट हो जाए। अब ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, जैसे ही अगर कोई बंदा बैठा है बस के अंदर, ओके, बस चल पड़ी, पहले क्या था, बस का फ्लोर के साथ वो पर्सन कांटेक्ट में था, तो बस भी रेस्ट में थी, पर्सन भी रेस्ट में था। अब पर्सन का लोअर पार्ट तो किस में था? रेस्ट में था, अपर पार्ट भी रेस्ट में था। जैसे ही बस सडनली स्टार्ट हुई तो लोअर पार्ट तो बस के साथ किस में आ गया? मोशन में। अगर लोअर पार्ट आगे आएगा तो अपर पार्ट अपने आप क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। तो हम बोलेंगे फॉल्स बैकवर्ड। सिमिलरली हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि किसी बॉडी की टेंडेंसी टू रिमेन इट स्टेट ऑफ मोशन, अपने मोशन वाली स्टेट में ही रहना, उसे क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ध्यान से देखें, जिसमें मतलब क्या है, जैसे अगर कोई बस चल रही है, ओके, एकदम से चलते चलते ब्रेक लगा दी ड्राइवर ने। अब देखो, जो पर्सन बैठा है उसके अंदर, वो आगे क्यों आएगा? तो लॉजिकली समझो, जब पर्सन बैठा है तो पर्सन का लोअर और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के कांटेक्ट में है, ओके। अब बस जब चल पड़ी तो बस का क्या हो गया? मोशन हो गया। अब बॉडी का जो पर्सन बैठा था, लोअर पार्ट उसका किस में था? मोशन में था, बस भी मोशन में थी और अपर पार्ट भी मोशन में था। नाउ जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने से क्या हुआ? ब्रेक अप्लाई करने से लोअर पार्ट किस में आ गया?
बस के कॉन्टैक्ट के साथ रफ रेस्ट में आ गया। बट अपर पार्ट ऑफ द जो बॉडी है, बॉडी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इमीडिएटली किसमें मोशन में ही है, तो इससे क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी बॉडी। नाउ डियर हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि किसी बॉडी की टेंडेंसी टू चेंज बाय इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो किसी बॉडी की वो टेंडेंसी बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा, अगर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है किसकी वजह से होगी बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। अपने आप चेंज नहीं करना चाहती फिर भी उसकी चेंज हो रही है। जैसे मान के चलो एक बस को हमने कहा एक शार्प टर्न ली बस ने, अब जब पर्सन बैठा है बस के अंदर उसको एक्सपीरियंस फोर्स होगा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व पाथ, बिकॉज बॉडी अपनी स्टेट में रहना चाहती है, तो उसके ऑपोजिट में क्या लगाएगा फोर्स, तो इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिनल डायरेक्शन में रहने की स्टेट को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। अनदर हम बात करें इनर्शिया के रिस्पेक्ट में, हम बोलेंगे मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। माय डियर इसका मीनिंग क्या है, देखो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया मतलब जितना ज्यादा किसी बॉडी का, देखो मास क्या, मास ऑफ द बॉडी क्या मेजर करता है, इनर्शिया को। मतलब जिस बॉडी का ज्यादा मास होगा उसका ही इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज मोर डिफिकल्ट टू चेंज इट स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन। जितना मास ज्यादा उसकी स्टेट चेंज करना भी मुश्किल। जैसे एक फुटबॉल है, अब मान के चलो अभी फुटबॉल को आपने क्या किया, किक किया। जब आप फुटबॉल को किक करोगे तो फुटबॉल कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। इसी तरह से अगर कोई हैवी स्टोन रखा हुआ है, हैवी स्टोन का आपने किक किया वो ज़्यादा दूर नहीं गया क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसको आप ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। देखो डियर, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। माय डियर देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो हो, लग ही नहीं रहा, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है। बट किसी बॉडी का मास जीरो तो नहीं है, तो हमने नेट फोर्स का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बेटा उनका सम जीरो है। जैसे अगर हम कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होने की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो उसकी स्टेट चेंज हो ही नहीं रही, और यू कैन से अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, ओके दो मतलब है। इसका मतलब है कि उसके मैग्नीट्यूड ऑफ द जो मोशन है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन भी साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो इसी को अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करें बच्चों, तो ये भी कह सकते हैं एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो किस में रहेगी बेटा, रेस्ट में रहेगी, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए straight line unless it is compelled by some external force to change that state। जब तक उस बॉडी के ऊपर क्या ना लगाया जाए, स्टेट चेंज होने के लिए फोर्स ना लगाया, जब तक उसकी स्टेट में चेंज नहीं होगा। ओके ओके डियर, नाउ विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। माय डियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोमेंटम। बेटा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, कौन सी बॉल है बेटा, क्रिकेट बॉल, ओके। दूसरी आपके पास है बेटा एक टेनिस बॉल, कैसी है बेटा, टेनिस बॉल, ओके। दोनों की सेम वेलोसिटी है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों इन दोनों को रोकना है तो आप किसको लगाने, किसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा होता है। आप बोलोगे फोर्स डायरेक्ट हमें ज़्यादा किस पे लगाना पड़ेगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, तो क्रिकेट बॉल वाली पे हमें मास ऑफ द क्रिकेट बॉल ज़्यादा होगा, तो फोर्स भी क्रिकेट बॉल पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्रिकेट बॉल पे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंपैरिजन टू टेनिस बॉल, ओके। सिमिलरली आपको अगर मैं ये बोलूँ कि दो हमारे पास क्या है, क्रिकेट बॉल है, ओके, क्रिकेट बॉल है, दोनों ही क्रिकेट बॉल है, इसका मतलब दोनों का मास क्या है, सेम। एक की वेलोसिटी है यू कैन से v1 और दूसरे की वेलोसिटी है v2। इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखो दोनों ही क्रिकेट बॉल है, ओके। और अब आपसे पूछा जाए इन दोनों बॉल को आपको रोकना है,
तो दोनों में से किस बॉल को रोकने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आप क्या बताओगे? नेचुरल सी बात है, आप ये बोलोगे जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उस बॉल को रोकने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब हमने क्या देखा, किसी बॉडी को पर जो फोर्स लग रहा है उसकी स्टेट को चेंज करने में, रोकने में, तो हमें क्या पता है कि वो कंडीशन डिपेंड किस पे कर रही है? वो डिपेंड कर रही है कि दो फैक्टर हो सकते हैं, उसका मास भी फैक्टर हो सकता है और उसकी वेलोसिटी भी फैक्टर हो सकती है। इसका आप ये भी कह सकते हो, इसका मीनिंग ये आप ये कह सकते हो कि जो ये दो एग्जांपल्स क्या बता रहे हैं कि जो बॉडी का मोशन है, यू कैन से द मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी, जो बॉडी का मोशन है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक तो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और एक वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है ना। समझिए मेरी बात को। एंड द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity किस ऑफ ए बॉडी, इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इसे क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। क्या बोलेंगे? इट्स मोमेंटम। तो हमें क्या पता लगा? जो बॉडी का मोमेंटम होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। इट मीन्स मोमेंटम, अगर आपसे बोला जाए मोमेंटम क्या होगा, तो आप बोलोगे मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी क्या है? इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्या हो रहा है बेटा? पोसेस्ड बाय द बॉडी। ओके, कितना मोशन, कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है। एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity. So we can say momentum is equal to mass and velocity. तो कैसी क्वांटिटी बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बड़े ध्यान से देखो, मास तो स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो बिकॉज क्यों बोलेंगे? बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर, है ना, एंड m क्या है? स्केलर। अनदर इंपॉर्टेंट देखें तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी? तो इट इज द, देखिए बोले इट्स, जो हम बोल सकते हैं, तो इट्स डायरेक्शन किसके लॉन्ग? v के लॉन्ग होगी। डायरेक्शन क्या होगी बेटा? इस डायरेक्शन इज सेम एज द direction of the velocity of the body. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। अब इसकी यूनिट की बात करें, क्या होगी बेटा? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? दैट इज मास की क्या होती है? kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, और CGS यूनिट क्या होगी? दैट इज सेंटीमीटर, मास की क्या होगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा? दैट इज मास का m, वेलोसिटी का LT -1। अब इसमें कुछ कंडीशंस को स्टडी करते हैं, मोमेंटम की कुछ कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें मोमेंटम की कंडीशन में, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, एक फर्स्ट केस माना कि अगर दो बॉडीज का हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास दो बॉडीज हैं, दोनों का मास क्या है? सेम है। ओके,
दोनों का मास क्या है, सेम है। और एक की वेलोसिटी क्या है बेटा, v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2, तो हम क्या बोलेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा, देखो जैसे फर्स्ट वाली बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाता है m v1, सेकंड वाली का कितना हो जाएगा m v2 हो जाएगा, है ना। अगर हमने कहा तो रेशियो देखें मोमेंटम का, तो p1 बाई p2 क्या आएगा, p1 बाई p2 इज इक्वल टू mv1 बाई mv2, और यू कैन से v1 बाई v2। तो यू कैन से P1 अगर P2 से बड़ा होगा, P1 अगर P2 से बड़ा हो तो V1 भी V2 से बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इस केस में, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसका हम अगर ग्राफ देखें तो कैसा बनेगा, P वर्सेस V का कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ डियर, अगर हम देखें दो बॉडीज हैं, वो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही हैं। अब देखो दोनों, जैसे दो वेलोसिटी दोनों की, अब क्या देखें तो हम क्या बोलेंगे, P1 इज इक्वल टू m1v, P2 इज इक्वल टू m2v। तो इसका अगर देखें P1 बाई P2, m1 बाई m2v, और यू कैन से m1 बाई m2, सो यू कैन से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर थर्ड केस बेटा, अगर हम बोलें इफ़ टू बॉडीज़ का मोमेंटम सेम है, अगर दो बॉडी का मोमेंटम सेम है, मान के चलो एक का मास m1 है, एक का वेलोसिटी v1 है, m2 क्या है v2, और मैंने ये कह दिया m1 इज ग्रेटर देन m2। जैसे मैंने कह दिया m1 क्या है, ट्रक है, और m2 क्या है, कार है। तो हम बोलेंगे ना, जो ट्रक का मास है वो कार के मास से क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, m1 बाई m2 इज इक्वल टू v2 बाई v1। बेटा अगर m1 m2 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v2 क्या होगा, v1 से बड़ा होगा। मतलब मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास क्या है बेटा, कांस्टेंट है।